अभी टर्म्स ओके मैम कम टू टर्म नंबर 54 54th टर्म देखो ध्यान से सब लोग 54th टर्म wages can you see wages what are wages nominal expense nominal and expense क्या हमको wages मिलेंगे कि हम wages पे करेंगे pay पे करें हमारे अंडर वर्कर्स काम कर रहे होंगे और मैंने अगर याद होगा तो बताया था हम लोग कौन से बिजनेस के अकाउंट्स मेंटेन करने वाले हैं ट्रेडिंग बिजनेस ट्रेडिंग और सेमी मैन्युफैक्चरर बोला था यार थोड़ा बहुत प्रोसेस करके फिर सेल करें तो हमारे यहाँ पे फैक्ट्री का भी थोड़ा बहुत काम होगा तो वर्कर्स वगैरह जो है फैक्ट्री में एंगेज होते हैं उनको आप क्या देते हो वेजेस देते हो वेजेस आर योर एक्सपेंसेस वेजेस आर योर एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस आर नॉमिनल सैलरी क्या होगा आपका नॉमिनल एंड एक्सपेंस वेजेस और सैलरी में क्या फर्क है वेजेस आर गिवन टू द वर्कर्स इन द फैक्ट्री डेली वेजेस आप बोले डेली वेजेस मजदूर है काम करके गया हर दिन का वेजेस देते हो आप डेली बेसिस एंड सैलरीज आर गिवन टू द एम्प्लॉयज एट ऑफिस who handle your meetings who handle your sales का काम एंड एवरीथिंग तो ऑफिस वाले जो एम्प्लॉयज होते हैं उसको सैलरी दी जाती है मंथली बेसिस पे और जो वर्कर्स होते हैं उनको वेजेस दी जाती है बोथ आर एक्सपेंस बोथ आर नॉमिनल someone was asking something clear then carriage inward and carriage outward what do you mean by carriage inward and carriage outward both are nominal and expense what do you mean by carriage inward and carriage outward आप ट्रेडर हो बराबर है तो आपको गुड्स खरीदना भी है और बेचना भी है तो जब आप गुड्स को लेके आते हो ना ट्रक टेम्पो दैट टेम्पो गाड़ी उसका भाड़ा देना पड़ता है ना दैट इज कॉल्ड एज कैरेज एंड जब आप बेचते हो तभी भी समटाइम्स यू माइट हैव टू पे द भाड़ा ट्रक टेम्पो ओके उसका भाड़ा दैट इज कॉल्ड एज कैरेज आउटवर्ड कैरेज इनवर्ड मतलब इन शॉर्ट गुड्स को लाने का खर्चा गुड्स को परचेज करने का खर्चा एंड कैरेज आउटवर्ड मतलब गुड्स को सेल करने का खर्चा ट्रांसपोर्टेशन ओके जो टेम्पो ट्रक डिलीवरी वैन का खर्चा आप पे करते हो इज दिस क्लियर सो कैरेज इनवर्ड इज ऑल्सो एन एक्सपेंस कैरेज आउटवर्ड इज ऑल्सो एन एक्सपेंस अभी जरूरी नहीं कि दोनों बिजनेस पे करेगा sometimes business pays carriage inward sometimes it pays carriage outward sometimes both बहुत ही सेक्लूडेड एरिया पे मतलब बिजनेस का लोकेशन है तो उसको गुड्स को लाने का भी खर्चा पे करना पड़ता है लेके जाने का भी पे करना पड़ता है हो सकता है तो कैरेज इनवर्ड एंड कैरेज आउटवर्ड ऑल ऑफ यू क्लियर विद दैट गुड्स को लाने और ले जाने का खर्चा एक्सपेंस है नॉमिनल फ्रेट ऑन परचेज फ्रेट ऑन सेल्स ये भी गुड्स को लाने और ले जाने का ही खर्चा है खाली फर्क क्या है जब आप मालगाड़ी देखा मालगाड़ी गुड्स ट्रेन मालगाड़ी या शिप या प्लेन में गुड्स लेके आते हो ना तो उसको फ्रेट बोला जाता है या मालगाड़ी या ट्रेन या शिप में या प्लेन में गुड्स बेचते हो तो उसको फ्रेट कहा जाता है टेम्पो ट्रक में लेके आते हो कैरेज मालगाड़ी ट्रेन शिप प्लेन मतलब दे आर कॉल्ड एज फ्रेट है वही फ्रेट इनवर्ड मतलब गुड्स को लाने का खर्चा फ्रेट आउटवर्ड मतलब गुड्स को बेचने का खर्चा बोथ आर एक्सपेंस ऑल फोर टर्म्स आर क्लियर ये लास्ट चैप्टर तक टर्म्स आने वाला है तो अच्छे से समझ लेना कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड फ्रेट इनवर्ड फ्रेट आउटवर्ड सब एक्सपेंस है सब नॉमिनल ऑल दोस क्लियर देन कोल एंड कोक का मतलब कोका कोला सर कोल पावर पावर जलाने रिक्वायर्ड फैक्ट्री में ऐसे मैंने बोला ना हम लोग क्या कर रहे हैं सेमी मैन्युफैक्चरर्स है मतलब कोई माल खरीद रहे हैं उसको थोड़ा बहुत प्रोसेस करके बेच रहे हैं से फॉर एग्जांपल वी आर बाइंग द मोबाइल फोन्स
ओके, चाइना से बल्क में खरीद के लेके आ रहे हैं, फिर उसको कस्टमाइज कर रहे हैं, कुछ डिजाइन्स कर रहे हैं, बैक कवर पे कुछ ब्रांडिंग कर रहे हैं, लोगो वोगो लगा रहे हैं, कुछ चेंज कर रहे हैं एंड आगे बेच रहे हैं। सो थोड़ा बहुत प्रोसेस हो रहा है तो फैक्ट्री लगेगी, तो कभी जलाने की जरूरत पड़ती है ना आपको, कुछ फ्यूल की जरूरत पड़ती है, कुछ बर्न करना होता है समझो। तो कोल एंड कोक मतलब जलाने का फ्यूल एक्सपेंस होता है, यार योर फ्यूल एक्सपेंस। तो फ्यूल एक्सपेंसेस जैसे इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हो सकता है, डीजल के थ्रू हो सकता है, केरोसिन के थ्रू हो सकता है, ओके, फ्यूल कोल एंड कोलसे के थ्रू हो सकता है। तो कोल एंड कोक मतलब कोलसा फॉर बर्निंग, तो दे आर नॉट कोका कोला। कोका कोला नहीं हो, कोल एंड कोक मतलब इट इज कोलसा फॉर बर्निंग, so they are your expense, fuel expense, nominal and expense. Water, power and fuel क्या होगा? nominal and expense. Nominal and expense. Oil and gas क्या होगा? Nominal. Nominal and expense. ये सब आपके फ्यूल एक्सपेंसेस है, अलग अलग तरीके से कुछ बर्न करना है, मेल्ट करना है आपको फैक्ट्री में, तो आपको फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। हीटिंग एंड लाइटिंग, अभी ये वर्ड है ना, थोड़ा थियोरी का ही वर्ड है, प्रैक्टिकली यूज नहीं होता है, ये थोड़ा आपको रट्टा मारना पड़ेगा। हीटिंग एंड लाइटिंग, लाइटिंग एंड हीटिंग थियोरिटिकल है, प्रैक्टिकली नो सेंस, नो यूज। हीटिंग एंड लाइटिंग का मतलब बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी होता है। और हीटिंग किस में ज्यादा हीटिंग का मतलब क्या होगा? हीटिंग का मतलब कोल्ड कंट्रीज में हीटर्स वगैरह की जरूरत पड़ती है, तो हमारे बिजनेस में हीटर की जरूरत कहाँ पड़ती होगी आपको? Is it for the furnaces? अगेन फर्नेसेस इन द फैक्ट्री, ओके, हीटिंग पर्पस के लिए। શું થઈ ગયું હવે હંસિકાને? Are you there, Hansika? Yes, sir. I got Network gone? but I connected hotspot now, so it won't. अरे बाप रे, ओके ठीक। नाउ हीटिंग एंड लाइटिंग एंड हीटिंग, मोटिव पावर मतलब हैवी इंजिन्स का पावर। इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसिव है, खाली हैवी जो बड़े बड़े इंजिन्स होते हैं जो अगेन फैक्ट्री में लगते हैं, डीजल इंजन वगैरह होता है कोई बड़ा सा, या मोटिव आपको कन्वेयर बेल्ट देखा है आपने, ऐसे बेल्ट घूमते रहता है, बेल्ट उसमें चीजें आती रहती हैं, उसमें हैवी पावर लगता है घुमाने के लिए आपको। तो वो हैवी पावर, हैवी चीजों के लिए जो मोटिव पावर रहता है उसको मोटिव पावर बोलते हैं। हैवी इलेक्ट्रिसिटी को मोटिव पावर बोला जाता है। तो मोटिव पावर इज अगेन अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगेन अ फॉर्म ऑफ एक्सपेंस, बट हैवी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, अगेन नॉमिनल एंड एक्सपेंस। रॉयल्टीज, व्हाट आर रॉयल्टीज? Sir, Some means percentage the or money which we get from every packet which we sell. Exactly. Why you get the money from every packet which you sell? Because we have because you invested some own some money. part of that company. थोड़ा और सी, मेनली रॉयल्टी क्या होता है? रॉयल्टी इज मेनली फॉर ब्रांड नेम्स, ब्रांड नेम्स के केसेस में होता है, या फिर बहुत हैवी एसेट होता है, आप इन्वेस्टमेंट जैसे इसने बोला हैवी एसेट में इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव हर्ड अबाउट कोलगेट। कोलगेट is a brand name of a company called Colgate Palmolive. Colgate Palmolive is a Europe based company, parent company यूरोप में, उसका ब्रांड नेम कोलगेट है, ठीक है। तो कोलगेट क्या करता है, मतलब कोलगेट यहाँ की इंडियन कंपनी है, वो फॉरेन कंपनी, तो यहाँ का टूथपेस्ट वहां से बन के नहीं आता है, इंडिया में ही बना के बेचता है। तो यहाँ का जो कंपनी है ना, इंडिया वाला,
वो अपनी फॉरेन वाले कंपनी को कोलगेट ब्रांड नेम यूज करने के लिए रॉयल्टी देता है। उसने ब्रांड नेम खरीदा नहीं है। अगर आपने ब्रांड नेम खरीद लिया है ना, तो आपका एसेट है। अगर इंडियन कोलगेट ने यूरोप वाली पेरेंट कंपनी से अगर कोलगेट ब्रांड नेम खरीद लिया होता, तो फिर वो रॉयल्टी नहीं देता, तो फिर पूरा का पूरा कोलगेट उसका हो गया। वही कोलगेट बना के बेचेगा और फॉरेन कंपनी नहीं बेचेगा। लेकिन यूरोप वाली कंपनी भी कोलगेट नाम का टूथपेस्ट बना के बेचती है और इंडियन कंपनी भी कोलगेट नाम का टूथपेस्ट बना के बेचती है। तो इंडियन कंपनी एवरी ट्यूब जो भी सेल करती है ना टूथपेस्ट, उस पर ट्यूब का अराउंड 30% इट गिव्स इट टू द पेरेंट कंपनी एज ब्रांड, एज रॉयल्टी. So royalty is what? It is an expense for the Indian company and income for the foreign company. Royalty is an expense for the Indian company and income for the foreign company. Why do you pay royalty? To use a brand name, not for buying a brand name, for using a brand. Using और buying में फर्क है, समझ में आ रहा है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल साउथ बॉम्बे में कोई अच्छा टी शर्ट का ब्रांड चल रहा है, ऑक्सफोर्ड टी शर्ट, और मेरे को भी इधर बना के बेचने का है ऑक्सफोर्ड टी शर्ट के ब्रांड नेम। बनाऊंगा मैं, मटेरियल मैं लूंगा, टी शर्ट मैं बनाऊंगा, बेचूंगा मैं। ऑक्सफोर्ड वाले को बोलूंगा क्या मैं आपका ब्रांड नेम यूज कर सकता हूँ? वो बोलेगा ठीक है, मेरे को रॉयल्टी दे देना। तो मैं उसको पर टी शर्ट 50 रुपीज 70 रुपीज रॉयल्टी दूंगा। गॉट इट? फॉर यूजिंग हिज ब्रांड नेम। उससे फायदा होगा ना, दोनों का विन विन सिचुएशन। उसको पैसा मिलेगा और मेरे को ब्रांड नेम मिल गया, तो मैं वो ब्रांड नेम से बेचूंगा तो मेरा सेल्स ज्यादा होगा क्योंकि वो वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो यूजिंग अ ब्रांड नेम को यूज करने के लिए, मुझे बताओ अगर आपने ब्रांड नेम खरीद लिया तो देन विल यू पे रॉयल्टी? No. वोंट पे रॉयल्टी। ओके, ये रॉयल्टी सिंगर्स को भी मिलता है। मूवीज सिंगर्स में जनरली होता है। सिंगर्स जितने भी होते हैं ना, जैसे आपका ये हो गया अरिजीत सिंह हो गया, शान हो गया, ओके, ये सब सिंगर्स है ना, इनके सॉन्ग्स जहां जहां यूज होते हैं ना, उनका इनको क्या मिलता है? रॉयल्टी। दे गेट रॉयल्टी फॉर दैट। उनके सॉन्ग्स कोई मूवी में यूज हुए हैं, कोई इवेंट्स में यूज हुए हैं, कोई रेडियो पे यूज हुए हैं, एफएम पे, तो दे गेट अ रॉयल्टी फॉर द सॉन्ग्स। द कंपोजर्स, द सिंगर्स, द म्यूजिक डायरेक्टर, दे गेट रॉयल्टी मनी। रॉयल्टी मतलब इन्होंने बेच नहीं दिया है राइट्स बेच दिया तो फिर नो रॉयल्टी। राइट्स अपने पास रखा है, यूज करने का पैसा। ऑथर्स, यस लौकिक करेक्ट, ऑथर्स। आपने सुना होगा जेके रोलिंग, हैरी पॉटर। एनीवन अ फैन ऑफ हैरी पॉटर? ओके, हैरी पॉटर फैंस। सो जेके रोलिंग वाज द राइटर ऑफ हैरी पॉटर। उसके बुक्स से क्या बनाया? मूवीज बनाया। तो मूवी ने जितना पैसा कमाया उसमें जेके रोलिंग को क्या मिला? रॉयल्टी मिला, क्योंकि उसके स्टोरी को यूज किया था उन्होंने मूवी में। तो शी विल गेट अ रॉयल्टी फॉर दैट। तो रॉयल्टी इज लाइक अ रेंट फॉर यूजिंग अ ब्रांड नेम और अ कॉपीराइट। एक एसेट यूज करने का रेंट, दैट इज कॉल्ड एज रॉयल्टी। इज दिस क्लियर? तो रॉयल्टी इज नॉट एन एसेट। स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और ये मिस्टेक कर बैठते हैं। रॉयल्टी एसेट नहीं है। रॉयल्टी एक एसेट को यूज करने का एक्सपेंस है। सो रॉयल्टी इज एक्सपेंस या इनकम। तो नॉमिनल एंड either an expense or an income. If you pay it, it's an expense. If you receive it, it's an income. Is this clear? Shobh, Harshil, Srushti, Vedika, Arnav. Srushti, this is the third time your video was off. What is the issue? Sorry, sir. ऐसे ही है वही। Sir, Keep the video on strictly. जो किक आउट हो जाओगे वापस एंटर नहीं कर पाओगे। लेक्चर विल गो फॉर अ टॉस। द लास्ट वार्निंग नाउ। बोलो। sir, means sometimes if someone has a mining business, if you have to trade the stone, royalties also needed. यस उसमें भी होता है।
माइनिंग बिजनेस में भी होता है, हैवी क्रेन्स वगैरह आप एम्प्लॉय करते हो बिजनेस में, तो क्रेन्स को यूज करने का मंथली बेसिस पे नहीं रहता है, नहीं तो रेंट बोलते हैं। अदरवाइज पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, पर्टिकुलर माइनिंग के लिए वो क्रेन यूज किया है, तो आप क्रेन तो खरीदोगे नहीं, एक क्रेन 5 करोड़ 10 आता है, इतना बड़ा क्रेन का क्या करोगे खरीद के? तो आप किसी का क्रेन यूज करोगे और उसको रॉयल्टी पे करोगे। यस, इट इज यूज, हैवी एसेट्स यूज करने के लिए भी आप पे करते हो। करेक्ट। रॉयल्टी समझ आई सबको? रॉयल्टी is not an asset, okay, it's an expense or an income. Import duty, export duty, नाम देख के पता चल रहा है कुछ? import duty, import करके लाया उसका टैक्स, तो expense and nominal. export duty, export करने का टैक्स, expense and nominal. Forwarding charges and clearing charges, have you heard about this term, anyone? Forwarding and clearing? Anyone? If Clearing charges there is are like Yes, If me? we iron and import steel something, products, then goods are there. So Duty will for clearing the lots, No, not related to that. we Anyone? import something, then हाँ, it's import export से related है, yes. Import export से related है। देखो, आपको कभी ऐसा भी गुड्स में आप डील करते हो जो आपको इंपोर्ट करना होता है, जैसे मैंने बताया चाइना से मोबाइल इंपोर्ट करके यहाँ पे ब्रांडिंग वांडिंग करके प्रोसेस करके आप बेच रहे हो आगे, तो चाइना से इंपोर्ट करना पड़ेगा, यूएस से इंपोर्ट करना पड़ेगा, दुबई से इंपोर्ट करना पड़ेगा। वैसे ही आप एक्सपोर्ट कर सकते हो सेल करने के लिए, राइट, टू अदर कंट्रीज। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का प्रोसेस बहुत इजी है क्या? ऐसे गए, सी शोर पे गए, शिप वाले को हायर किया, गुड्स डाला और बोला लेके जा, और आया गुड्स और शिप में से निकाल के लेके आया। इज इट सो इजी? जस्ट लाइक यू डू इट योर नॉर्मल लोकल बाइंग एंड सेलिंग, इज इट दैट इजी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट? नो, because you are dealing with a different country altogether, so there are various formalities involved, right? Various formalities, documentation, permissions, you have to take all these things. अभी मैं हूँ बिजनेसमैन, मेरे को ये सब झंझट में नहीं पड़ने का, मेरे को खाली खरीदना है, गुड्स बेचना है, तो मैं हायर कर लूंगा हितार्थ को। हितार्थ कौन है? हितार्थ इज एन एजेंट, सीएनएफ एजेंट बोला जाता है उसको। क्या बोला जाता है? CNF agent. What does CNF stand for? Must have figured it out. clearing and forwarding. clearing Clearing and and forwarding agent. Clearing and forwarding agent. तो हितार्थ को पूरा नॉलेज है, क्या परमिशन किधर चाहिए, डिपार्टमेंट में किसको पैसा खिलाने का, ऑल झोल झाल, ऑल फटाफट काम करना है का, एवरीथिंग ही नोज, हितार्थ नोज। मैं क्या बोलूंगा, ये ले भाई गुड्स, मेरे को एक्सपोर्ट करना है, कर दे, और मेरा इंपोर्ट ऑर्डर आने वाला है, वो क्लियर करके लेके आ, तो मैं उसको क्या दूंगा? कमीशन दूंगा। दैट कमीशन इज कॉल्ड क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस। इफ आई एम गिविंग हिम कमीशन फॉर इंपोर्टिंग द गुड्स, इट इज कॉल्ड क्लियरिंग चार्जेस। if I am giving commission for forwarding the goods, that is called as export के लिए दे रहा हूं, so that is called as forwarding। import के लिए दे रहा हूं तो clearing charges, और export के लिए दे रहा हूं तो forwarding। सिंपल। फॉरवर्डिंग का मतलब, आप फॉरवर्ड करते हो ना मैसेज, फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब एक्सपोर्ट, क्लियर मतलब इंपोर्ट। क्लियर ये नाम इसके लिए है, आपने देखा कस्टम डिपार्टमेंट, कस्टम्स सुना है? कस्टम्स, व्हाइट कॉलर्ड, व्हाइट क्लॉथ्स में कस्टम्स ऑफिसर होते हैं, पोर्ट्स में अपॉइंटेड होते हैं, डॉक्स में। वो लोग क्या करते हैं? चेकिंग करते हैं, आप जो इंपोर्ट करके लेके आ रहे हो, क्या वो डुप्लीकेट माल तो नहीं है, क्या वो टैक्स इवेडेड माल तो नहीं है, इंपोर्ट ड्यूटी भरा है ना आपने, चोरी का माल तो नहीं है, आप कुछ झोल झपाटा तो नहीं कर रहे हो, ड्रग्स वग्स तो इंपोर्ट नहीं कर रहे हो। पब्लिक करता है ये, आपने देखा होगा प्रोग्राम्स, वो कौन सा आता था, वो एस्कोबार, पाब्लो, देखा है, नार्कोस। तो ये इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट ड्रग्स छुपा छुपा के अमेरिका में, ऐसा तो नहीं कर रहे हो, तो कस्टम डिपार्टमेंट वाला ऑफिसर आपका गुड्स को चेक करता है पोर्ट पे, जब जैसे इंपोर्ट किया ना आपने, वो चेक करेगा, सब कुछ परफेक्ट है तो क्लियर करेगा, उसको बोलते हैं क्लियरेंस। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज क्लियर। ओके, अगर क्लियर नहीं हुआ तो अटका देगा, आपका गुड्स क्लियर करेगा ही नहीं, छोड़ेगा ही नहीं, वो माल छोड़ेगा ही नहीं। तो ये सब क्लियर करवा के लाने का जिम्मेदारी एजेंट का होता है, इसके लिए मैं उसको कमीशन देता हूं,
Those are called as clearing charges and forwarding charge. समझ में आया मतलब इसका? What are clearing charges? What are forwarding charges? गुड्स को लाने का खर्चा क्लियरिंग, गुड्स को लेके जाने का खर्चा फॉरवर्डिंग. Is this clear? Both are expenses, both are nominal. Any doubt? Sorted? Sir, but these charges are paid to a particular person, and the export and import duty are to the What system, will no? see when I hire an agent na, so I will give him all the kharcha. Then he will bear all the custom का पैसा, import duty, export duty, जो करने का वो पे कर देगा मेरे भी आप. मैं उसको अथॉरिटी दे देगा, उसको कमीशन दे देगा. अगर मैं कर रहा हूँ, उसको एजेंट को अपॉइंट नहीं किया तो मेरे को सब करना पड़ेगा. All the formalities would be done by me. Then clearing charges, forwarding charges मैं पे नहीं करूंगा. Directly import duty, export duty, custom duty वो सब directly मैं ही पे करूँ. That. But that goes to the government. What you are saying is correct. Import duty, export duty, and custom duty, they go to the government. And that agent ka commission will go to him. Agent. Mobile charges. What are mobile charges? Mobile phone expenses. Nominal and expense simple. Custom duty. What is custom duty? अभी मैंने बोला ना आपको, वो जो ऑफिसर क्लियर करता है ना, नॉमिनल एंड एक्सपेंस. आपको टैक्स पे करना पड़ता है. ऑल ड्यूटीज आर एक्सपेंस, नॉमिनल एंड एक्सपेंस. व्हाट इज बोनस? Nominal and expense. Nominal and expense. Have you heard about bonus? It can be an income too, right? For Yeah, employees. nominal. Again, are we employee or employers? What is a bonus? Well, you know what is the meaning of bonus? दिवाली बोनस सुना है? दिवाली बोनस काम वाली बाई को देते हो ना, 1 महीने का पगार एक्स्ट्रा दिवाली पे. ऐसे नट्टू काका बागा को भी देखा ना जेठालाल. नट्टू काका बागा आएगा जेठालाल से पूछने, सर दिवाली बोनस, 1 महीने का एक्स्ट्रा सैलरी देते हो, वो बोनस होता है. Got it? 1 month का एक्स्ट्रा सैलरी. So you will not receive bonus. You will always pay bonus. Okay? आप लोग बिजनेसमैन हो, ओनर्स हो. Internet charges? Nominal and expense. Loading charges? Loading and unloading? Nominal and expense. What is expense. loading unloading? समझ में आ गया ना? वो वर्कर लोग गुड्स लोड करता है, वर्कर लोग गुड्स अनलोड करके लेके आता है, लेके आने का और लेके जाने का. Warehousing charges? Nominal expense. Go down का रेंट. Dock charges? Nominal and expense. What are docks? Those containers you have seen on ports. उसमें गुड्स पड़ा हुआ है, ओके, इंपोर्ट करके लेके आया हुआ है, तो उसका भाड़ा. ड्यूमरेज. व्हाट इज ड्यूमरेज? बाजू में लिखा हुआ है. व्हाट इज ड्यूमरेज? Nominal expense. फाइन्स एंड Nominal पेनल्टीज. नॉमिनल एंड एक्सपेंस, फाइन्स और पेनल्टीज जो आपको पड़ता है, खर्चा. Sir, fines and penalties, how can it be expense? We don't pay it regularly. Very good question. We don't pay it regularly. How can it be expense? So then it should be asset. What do you think? No, but Those are not asset because we don't get the money. Because we don't get benefit for more than a year. Will you get any additional benefit? No. So even though the thing is not recurring, हर साल नहीं हो रहा है ना, एब्सोल्युटली राइट, हर साल नहीं हो रहा है, फिर भी एक्सपेंस ट्रीट करना है. क्यों? क्योंकि फ्यूचर में कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं. तो एक्सपेंस का मतलब ऐसा रिजिडली मत सोचना कि रिकरिंग हर साल होना ही चाहिए. ऐसे भी आइटम हो सकते हैं जो हर साल रिकर नहीं होता है. लेकिन मेन चीज क्या है? बेनिफिट. विल दे गिव यू फ्यूचर बेनिफिट्स मोर देन अ ईयर? नो एडिशन. Then it is an expense. So even though it is non-recurring, sometimes you have to treat those items as expense. Okay? Perfect. Okay. So ड्यूमरेज आर फाइन्स एंड पेनल्टीज. आपको कुछ लॉ इसका पड़ता है. ड्यूमरेज का मतलब मेनली आपको इंपोर्ट करके आप माल लेके आते हो ना शिप में, वो शिप में से माल निकाला नहीं, 2-3 दिन तक पड़ा हुआ था, तो शिप का मालिक आपको फाइन मारेगा. दैट इज ड्यूमरेज. आपने लेट विड्रॉ किया, उसका भाड़ा अटका दिया आपने 2-3 दिन का, वो पेनल्टी होती है ड्यूमरेज. जैसे अभी एक बड़ी सी शिप अटक गई थी सुएज कैनाल में, आपने सुना होगा,
तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फाइन पड़ा है, दैट इज ड्यूमरेज, दैट इज ड्यूमरेज. ओके, देन वेजेस था, रिपीट हुआ है. वेजेस आर नॉमिनल एंड एक्सपेंस वर्कर. प्रोडक्टिव वेजेस सेम, वेजेस एंड प्रोडक्टिव वेजेस आर सेम. ओके, नॉमिनल एंड एक्सपेंस. अनप्रोडक्टिव वेजेस, नॉमिनल एंड एक्सपेंस. Nominal and expense. क्या फर्क है दोनों में? एक प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जो फैक्ट्री में काम करता है ना वर्कर, उसको प्रोडक्टिव वेजेस. और ऑफिस में भी कभी कभी आपने देखा होगा कोई ऐसा आदमी रहता है जो सामान हेरा फेरी करने, क्लीनिंग के लिए कभी उसको रखा रहता है. ओके, छोटा मोटा काम के लिए वो ऑफिस वाला वर्कर रहता है, पियून जैसा. दैट इज ऑफिस का वेजेस, अनप्रोडक्टिव वेजेस. वर्क मैनेजर सैलरी एंड ऑफिस मैनेजर सैलरी. यहाँ पे ऑफिस मैनेजर नहीं है, नॉर्मल सैलरी, दैट इज ऑफिस मैनेजर सैलरी. वर्क मैनेजर मतलब फैक्ट्री का सुपरवाइजर, फैक्ट्री को जो सुपरवाइज करता है इज कॉल्ड एज अ वर्क मैनेजर. तो फैक्ट्री सुपरवाइजर है. ओके, फैक्ट्री सुपरवाइजर, नॉमिनल एंड एक्सपेंस. रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, नॉमिनल. इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? An इंश्योरेंस asset. It's like you pay a Expense. certain amount every year, so that in case there's some loss of your goods or something, then you can claim that money. It's a risk. But sir, it's beneficial. नाउ लिसन वेरी केयरफुली. हाउ डज इंश्योरेंस वर्क्स? मैंने ये लैपटॉप का इंश्योरेंस करवाया है फॉर 50,000 रुपीज. ओके, तो लैपटॉप का वैल्यू 50,000 है, मैंने 50,000 रुपए का इंश्योरेंस निकलवाया है इसका. सो दैट इज कॉल्ड एज पॉलिसी वैल्यू. उसको क्या कहा जाता है? पॉलिसी वैल्यू. 50,000. तो क्या मुझे 50,000 अभी मिल जाएंगे? नाउ फॉर वो 50,000 का इंश्योरेंस है, उसको कवर बोलते हैं, पॉलिसी कवर. उसका कुछ नहीं है अभी, वो ना एसेट है, ना लायबिलिटी है, ना इनकम है, ना एक्सपेंस है, कुछ नहीं है, कवर है सर. उसके लिए मुझे हर साल एक प्रीमियम पे करना पड़ता है, इंश्योरेंस प्रीमियम. आपने सुना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम? वैसे जनरल इंश्योरेंस होता है, एसेट्स का जनरल इंश्योरेंस होता है. तो आई हैव टू पे प्रीमियम ऑन दैट पॉलिसी. तो हर साल आई विल हैव टू पे 7,000 रुपीज एज प्रीमियम. 7,000 रुपीज मेरे को क्या पे करना पड़ेगा? प्रीमियम. हर साल. हाँ, हर साल. वो प्रीमियम है ना, वो प्रीमियम उसको कहा जाता है इंश्योरेंस प्रीमियम. ये वही है, इंश्योरेंस का मतलब होता है इंश्योरेंस प्रीमियम. दैट इज माय एक्सपेंस. एवरी ईयर आई हैव टू पे 7,000 नॉमिनल एंड एक्सपेंस. अब 5 साल 7 साल हो गए, मैं प्रीमियम पे कर रहा हूं, और कुछ लॉस हुआ ही नहीं, कुछ डिस्ट्रॉय हुआ ही नहीं लैपटॉप, तो मेरा पैसा गया. बट मैंने 2 साल प्रीमियम पे किया, 7,000. तीसरे साल आग लग गई, शॉर्ट सर्किट हो गया, लैपटॉप खराब हो गया, तो मुझे कितने का क्लेम मिलेगा फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी? 50,000. I will get 50,000 rupees from the company. That is what is my income. वो जो क्लेम आती है ना, that is my income. उसको बोला जाता है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड. That's my income. And अगर मेरा लॉस हुआ ही नहीं, लैपटॉप खराब हुआ ही नहीं, तो जो प्रीमियम पे किया, प्रीमियम तो वो गया, एक्सपेंस गॉन. So whatever premium you pay, that's your expense, and whatever claim you recover, that's your income. Is this clear? तो दोनों में फर्क समझा? प्रीमियम क्या है आपका? प्रीमियम Expense. expense. Premium is your expense. Is it going to be returned back if there is no loss? Will you get back the premium? No. एक साल गया वो गया, नेक्स्ट ईयर न्यू प्रीमियम, वापस न्यू प्रीमियम. लॉस हुआ ही नहीं तो पूरा का प्रीमियम ही है, पूरा का पूरा प्रीमियम इज योर एक्सपेंस. क्लेम कब मिलेगा? व्हेन यू विल गेट द क्लेम? ओनली इन केस ऑफ लॉस, अदरवाइज देयर इज नो क्लेम. इज दिस क्लियर? So that's Yes, how sir. insurance works. Yeah. Bolo, any doubt? So it's a nominal and expense. This is nominal and expense.
इंश्योरेंस का मतलब इंश्योरेंस क्लेम नहीं है, इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस कहीं पर भी दिखाई दे मतलब इट इज इंश्योरेंस प्रीमियम, नॉट क्लेम। ओके, सो इट इज नॉमिनल एंड एक्सपेंस। गॉट दैट? देन see further. Electricity, nominal and expense. Advertisement, nominal and expense. Publicity, nominal and expense. समझ में आ रहा है? ये हर साल इनकर करते हो आप प्रमोशन के लिए। मॉल में देखा होगा ना, इवेंट होते हैं, मॉल में जाते हो तभी, दे आर ऑल पब्लिसिटी। सो पब्लिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, डिलीवरी वैन एक्सपेंस, nominal and expense. Nominal expense. सेल्स मैनेजर सैलरी, सेल्स मैनेजर को सैलरी दे रहे हो, नॉमिनल एंड एक्सपेंस। Nominal expense. ऑडिट फीस क्या होती है? ऑडिट फीस Nominal and Nominal expense. नॉमिनल एक्सपेंस। चार्टर्ड अकाउंटेंट को देते हो ना आप अकाउंट्स की फीस। लीगल फीस नॉमिनल एंड एक्सपेंस। expense. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी Nominal expense. नॉमिनल एंड एक्सपेंस। पोस्टेज एंड टेलीग्राम Some scissors can be, some stationery can be assets also, right? Like scissor है तो वो long time चलेगी। विच स्टेशनरी इज एसेट? Scissor है वो long time चलेगी। सीजर, फिर think about it. Scissor, can you treat scissor as asset? no, but it works for long time, Technology right? can be an asset, no? वो अपने घर पे, बिजनेस में अभी कहाँ वो सीजर, पेन, पेंसिल, शार्पनर, पंचिंग पैड, स्टेपलर्स, will you use them for 4 years, 5 years and all? It gets used up fast and Used new up stuff fast is ना? born. That's why. बिजनेस में बहुत यूसेज रहता है ना, तो फटाफट यूज हो जाएगा वो। हम तो घर पे है, घर पे पड़ा रहता है कैंची 5-6 साल तक, स्टेपलर पड़ा रहता है। बिजनेस में तो बहुत फास्ट यूज हो जाता है। तो ऑल दीज आइटम, एनी आइटम, बुक्स, पेपर क्लिप्स, erasers, pen, pencil, sharpener, scales, your registers, your punching pads, your stamp pads, stamps, all are expensive. All stationary items are expensive. Always expensive. Okay? किधर कोई चल भी गया 1 साल से ज्यादा तो भी एसेट नहीं, वो नसीब से चल गया, वो चल गया, अदरवाइज एक्सपेंस, recurring in nature. Okay? So printing and stationery is always expense. ये वापस कोई स्टूडेंट कर देते हैं, स्टेशनरी को एसेट में डाल देते हैं। तो कभी भी स्टेशनरी आए तो दिमाग में याद रखना पेंसिल। एक पेंसिल चलने वाला है कि आपका 10 साल, 5 साल नहीं, तो इट इज एन एक्सपेंस। एनी आइटम ऑफ स्टेशनरी इज एन एक्सपेंस। ओके, देन we come to postage and telegram. Then we have entertainment. What are entertainment? What is postage and telegram? समझा? पोस्टल डिपार्टमेंट का अभी तो बंद हो गया है। स्पीड पोस्ट, कुरियर चार्जेस, ओके, पोस्ट कार्ड्स, एनवेलप्स, दैट इज नॉमिनल एंड एक्सपेंस। व्हाट इज एंटरटेनमेंट? Drawings, there will be drawings. नो, दिस इज नॉट अपना पर्सनल, दिस इज एम्प्लॉय का। आपको पता है कभी कभी एम्प्लॉय को स्टेडियम में मैच दिखाने लेके जाते हैं, पिक्चर दिखाने लेके जाते हैं, करते हैं बिजनेस में। जे नट्टू काका बोलता है ना, शेठ जी आज लेट्स सेलिब्रेट, लेट्स हैव सम स्ट्रॉबेरी शेक, लेट्स हैव सम समोसाज एंड जलेबीज एंड फाफड़ाज। सो वो सब एंटरटेनमेंट एंड रिफ्रेशमेंट का खर्चा। जेठालाल बोलता है ना, जब बाजू वाले दुकान में से मिल्क शेक लेके आ, फालूदा लेके आ, तो एम्प्लॉय को आप रिफ्रेशमेंट, खाना पीना, पिक्चर विक्चर, डांडिया रास में इन्वाइट करते हो, बुलाते हो। ओके, दैट इज ऑल रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट एक्सपेंस। या वाज अ डाउट? तो ये अपना पर्सनल वाला नहीं है, पर्सनल वाला ड्राइंग्स है, ये एम्प्लॉय को कभी खुश रखने के लिए करवाना पड़ता है आपको ये सब। सो ये सब खर्चा होता है, एंटरटेनमेंट एंड रिफ्रेशमेंट बोला जाता है इसको। रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स नॉमिनल एंड एक्सपेंस, वेरी गुड। मेंटेनेंस Nominal